मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वनरेबल मेंबर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है ये बहुत ही सिंपल कोट है, लेकिन सिंपल शब्दों में बहुत ही डीप मीनिंग बोलता है। ये बोलना चाहते हैं महात्मा गांधी जी कि अगर किसी सोसाइटी को आपको मेज़र करना है कि वो सोसाइटी किस टाइप की है, कंपैशनेट टाइप की है या फिर डिक्टेटर टाइप की है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि वहाँ जो मोस्ट वनरेबल ग्रुप है, मोस्ट वनरेबल ग्रुप मतलब जैसे कि हमारी वुमेन हो गई, जो सबसे कमज़ोर जो तबका होता है उसे कहते हैं मोस्ट वनरेबल ग्रुप। तो जैसे हमारी वुमेन हो गई, हमारे चाइल्ड हो गए, हमारे एल्डरली हो गए, हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए। मार्जिनलाइज ग्रुप मतलब जो एक आप बोल लीजिए कि मेजॉरिटी, एक ग्रुप के अंदर दो कम्युनिटी रहती है, एक मेजॉरिटी होती है और एक माइनॉरिटी होती है। तो जो माइनॉरिटी है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोस्ट मार्जिनलाइज ग्रुप। तो जो ये मार्जिनलाइज ग्रुप है, जैसे SC/ST हो गए, ये कौन है, हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप है। तो वो सोसाइटी इन लोगों को कैसे ट्रीट करती है, ये उस सोसाइटी की वैल्यू के बारे में बताता है कि वो कंपैशनेट है या डिक्टेटर टाइप के। तो आई होप इस कोट का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। ये जो कोट है बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। CSAM क्या चीज़ है ये है हमारा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। तो आपको पता है कि हमारा जो C है ये भी मोस्ट वनरेबल ग्रुप है। तो हमारी सोसाइटी इनको कैसे ट्रीट करती है, स्पेशली इस सेक्सुअली अब्यूज़ मटेरियल में, इसको आज हम देखेंगे। ये जो एडिटोरियल है ये आपको फोल्डर पॉइंट देगा। यहाँ के जो पॉइंट हैं वो आप डिफरेंट एसेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, धीरे धीरे अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना है, एक साथ नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो हाल ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है। रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट 2025। तो ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं चेतावनी दे रही है पूरे वर्ल्ड में कि AI जो टूल है, AI टूल का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है किसके लिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो देखो AI से रिलेटेड एक एडिटोरियल हमने डिस्कस भी करा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई थी जनरेटिव AI के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पे लिंक कर रहा है। उसके साथ ही इंटरनेट वॉच फाउंडेशन है, उसने भी कहीं ना कहीं जो है अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जो हमारा CSAM है, CSAM क्या होता है, सेक्सुअली अब्यूज़ मटेरियल, चाइल्ड से रिलेटेड जो भी सेक्सुअली अब्यूज़ मटेरियल होता है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका जो प्रेजेंस है हमारे ऑनलाइन वेब के ऊपर वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये हमारा इंटरनेट वॉच फाउंडेशन भी बोलता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलता है और इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट भी बोलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा वनरेबल ग्रुप है चाइल्ड, ठीक है, ये कहीं ना कहीं खतरे में, ये तीनों रिपोर्ट बता रही है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो है सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है ऑनलाइन वेब के ऊपर प्रोलिफरेट हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आपको पता भी होगा द हिंदू ने एक रिपोर्ट निकाली थी ड्यूरिंग कोरोना टाइम में बताया था कि कोरोना टाइम में इंडिया के अंदर जो है पोर्नोग्राफी, स्पेशली जो चाइल्ड रिलेटेड जो पोर्नोग्राफी होती है, इसके जो वॉचिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कोरोना टाइम के अंदर। तो यही सारी चीज़ जो है ये हमारे ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बताते हैं। अभी यूके की रिपोर्ट आई थी, तो यूके के अंदर एक लेजिस्लेटिव मेजर भी लिया गया इसके अगेंस्ट के अंदर। तो यूके ने एक लॉ लेके आई है जिसके अंदर पोर्नोग्राफी, ये जो मटेरियल है हमारा CSAM वाला, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो है, मतलब वही पोर्नोग्राफी हो गई चाइल्ड से रिलेटेड, चाहे वो चलचित्र हो गए वैसे टाइप के, तो वो प्रोसेस करना, उसको बनाना AI के थ्रू या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना AI का यूज़ करते हुए, ये कहीं ना कहीं इलीगल बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यूके जो है वो कहीं ना कहीं अपने इस वनरेबल ग्रुप के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसलिए एक ऐसा लेजिस्लेचर आया है जिसके अंदर हमारा CSAM जो है इसको रखना हो गया, इसको बनाना हो गया, AI का यूज़ करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, सबको इलीगल ठहरा दिया है। मतलब क्या कि अगर ये जो फीडोफिलिया जो मैनुअल होती है, वही जो गंदी किताबें जिसे बोलते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप क्या होगे, आप एक क्रिमिनल माने जाएंगे, यहाँ पे ये बता रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखें यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का जो लेजिस्लेशन है, ये एक्ट सेंट्रिक से कन्वर्ट होके टूल सेंट्रिक हो गया है। मतलब क्या है एक्ट सेंट्रिक से, देखो पहले आपको पता होगा हमारा पॉक्सो एक्ट ले लो, तो इसके अंदर जब हम करते हैं कुछ चीज़ों को तब हमें जो है कसूरवार ठहराया जाता है, तब हमें जो है दोषी ठहराया जाता है, एक्यूज जो है कल्प्रिट ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब जो ये जो मटेरियल है इनको आपने रख रखा है, प्रोसेस या फिर बनाया है, क्रिएट करा है AI का यूज़ करके या डिस्ट्रीब्यूट करा है, तीनों ही केसेस में आपको क्रिमिनल माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्ट सेंट्रिक से
ये टूल सेंट्रिक हो गया है हमारा, ये यूके की जो अप्रोच है लो लेके आया है। आई होप समझ आ गया होगा। और सिमिलर जो हमारे लॉज हैं यूके के अंदर, जो लॉ है सिमिलर जो हमारे यहाँ पे लॉज हैं वो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 1978 या कॉर्नर्स एंड जस्टिस एक्ट 2009। तो इसके अंदर भी जो है ये जो CSAM है इसका पोसेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको क्रिमिनलाइज ठहराया है। लेकिन अभी जो नया लॉ आया है उसके अंदर खासियत क्या है, इसने AI के ऊपर टारगेट करा है। और आपको पता है कि AI जो है बहुत डेवस्टेटिंग थिंग है, तो कहीं ना कहीं जो AI को यूज़ करके बनाते हैं उसको भी यहाँ पे यूके के इस लेजिस्लेशन ने टारगेट करा है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को क्यों जो है घबराने की ज़रूरत है, इंडिया को क्यों जो है वरी करने की ज़रूरत है, यूके ने करा है करे, हम क्यों करें। तो देखो हमारे NCRB रिपोर्ट हो गई या फिर आप कह लीजिए द हिंदू की रिपोर्ट हो गई ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, ये सारी चीज़ें साफ करती है कि जो इंडिया के अंदर भी जो ये साइबर क्राइम है अगेंस्ट चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे बताया भी है इस रिपोर्ट के अंदर कि 1.94 लाख जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इंसिडेंट है वो सिर्फ अप्रैल 2024 के अंदर हुआ है। तो देख लीजिए कि एक महीने के अंदर कितनी ज़्यादा जो है चाइल्ड से रिलेटेड जो पोर्नोग्राफी है ये देखी जाती है। और अगर ये कंपेयर किया गया है यहाँ पे 69.5 लाख ट्रिप लाइन रिपोर्ट से। अब यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें तो एक रिपोर्ट अपनी बहुत हो गई। अब एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें तो हमारे यहाँ पे IT एक्ट का सेक्शन 67B है, IT एक्ट 2000 का सेक्शन 67B है। हमारे यहाँ पे पॉक्सो एक्ट 2012 भी है, जो कहीं ना कहीं CSAM मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो हो गए इसके पोसेशन को क्रिमिनलाइज भी ठहराती है। बट चीज़ क्या है जो यूके के लेजिस्लेशन में वो क्या, उसने AI जनरेटेड कंटेंट को भी मेंशन करा गया है, लेकिन हमारे पॉक्सो हो गया, हमारा IT एक्ट हो गया, इसके अंदर ऐसा सच कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे वरी की बात है। तो अब देखो हमारे यहाँ पे कमी तो निकल गई है, ठीक है, कि मोस्ट वनरेबल ग्रुप है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे जो है हमारे चिल्ड्रन को क्या नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एडिटोरियल में समझ आ रहा है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने जो लॉज हैं, और ये जो है बहुत सारे एडिटोरियल में सजेशन भी देते हैं और आप अपने कंक्लूजन में भी सजेशन दे सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर, कि इंडिया के अंदर जो हमारे लीगल लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आज के टाइम से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का टाइम है AI का, और AI की वजह से जो नए नए क्राइम्स हैं, क्राइम रेट्स बढ़ रखे हैं। AI की वजह से नए नए जो एक्ट आ रखे हैं, जैसे हमारा CSAM हो गया, ये भी AI जनरेटेड हो सकता है। तो हमें इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हमारे जो एक्ट्स हैं उनको अमेंड करने की ज़रूरत है। यही यहाँ पे बता रखा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिप्लेस कर दिया जाए CSAM अंडर पोक्सो, थोड़ा सा और ब्रॉडर जो है वो कवरेज हो जाएगा। सेक्सुअल एक्ट क्या होता है उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइंड करने की ज़रूरत है हमारे IT एक्ट के अंदर सेक्शन 67B के अंदर। और इंटरमीडियरीज जो हैं उनको एक्सप्लिसिटली जो है डिफाइन करने की ज़रूरत है। भाई इंटरमीडियरीज की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आते हैं और इनको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा VPN लगा लिया, VPS हो गया, हमारा क्लाउड सर्विसेज हो गया, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी जो है सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरमीडियरीज के अंदर ऐसा ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है इसके अंदर ये नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है इनका यूज़ किया जाता है इन एक्ट्स को बाईपास करने के लिए। और यहाँ पे बता रखा है कि हमें जो है इंडिया में ये जो डिजिटल एक्ट 2023 आ रहा है, इसके अंदर जो है लीगल सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है अगेंस्ट ये जो AI जनरेटेड CSAM हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और आपको पता भी हमारा आर्टिकल 51 जिसके अंदर हम इंटरनेशनली जो वो होती है UN जैसे हो गई, तो इसके लिए हम कमिटेड भी रहते हैं। तो इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है UN ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन काउंटरिंग CICT। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बता रखी हैं। बेसिकली जो ये एडिटोरियल है ये कहीं ना कहीं चाइल्ड प्लस जो AI है इसके कनेक्शन के बारे में बता रहा है कि चाइल्ड AI के आने के बाद जितना है कितना जो है वनरेबल हो गया है और ज़्यादा, तो इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बता रखा है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। पेपर 2 के लिए हमारा टॉपिक है, इसको ट्राई करो लिखने का। लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे तो होगा नहीं। कहीं सोचते हो कि सिर्फ डिस्कशन सुनने से हो जाएगा, तो नहीं भाई, डिस्कशन सुनने से नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने थॉट्स लाने पड़ेंगे, उसी से होगा। तो चलो लिखने का ट्राई करो, लिखो, लिखने के बाद जो है अपना हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है जो स्पेशली आपके लिए बना रखा है, आप उसमें वो जो है शेयर कीजिए अपनी कॉपी को लिख के। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं। एक दे रखा है टेलीग्राम का जिस पे ये PDF आपको मिल जाएगी,
दूसरा लिंक आपको दे रखा है जिसके अंदर आप अपनी एस्से राइटिंग या फिर कोई डिस्कशन हो गया वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो बच्चे डिस्कस भी करते हैं लेकिन आप भी कीजिए, इंक्लूड हुइए और अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। आई होप ये समझ आ गया होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, प्लस उसके साथ एआई और हमें अपने एक्ट्स को कैसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये इस एडिटोरियल का बेसिक थीम था। उसके बाद अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑल्सो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक नया एंगल निकल के आया है। चलो इसको देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार ये इंसिडेंट हुआ है, और एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बदनाम भी है, इसलिए न्यूज़ में भी रहता है। कितनी बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके ऊपर डिसाइड ही नहीं करता, उस जो मैटर होता है मुद्दे पे बैठ जाता है, ठंडे बस्ते में रख देता है। तो उसी के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हमारा स्पीकर है अगर डिसीजन नहीं लेता तो इट डजंट मीन कि वो पावरलेस है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कुछ थोड़ा सा इशू है, 2-3 दिन से आ रहा था न्यूज़पेपर के अंदर, हमने चलो आज लेके आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया, वहाँ पे जो MP MLAs होते हैं, स्टेट लेवल के हो गए चाहे वो हमारे पार्लियामेंट लेवल के हो गए, उनको जो है डिस्क्वालीफाई करता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, कहानी सुन लीजिए कि 1952 शायद उस टाइम की कुछ बात है कि ये जो हमारी इंडिया के अंदर 1952 मतलब वही आज़ादी के बाद जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि एक हमारा MP था, वो एक ही दिन के अंदर 3-4 पार्टियाँ जो है चेंज कर ली थी, ऐसा कुछ था। मेरे को कच्चा पक्का याद आ रहा है, और अभी तो वैसे भी काफ़ी रात हो गई है तो जो याद आना होगा वो भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ था, उसके लिए उसे आयाराम गयाराम के नाम से प्रोनाउंस करने लगे, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये जो डिफेक्ट कर जाते हैं MP MLAs कि चुने जाते हैं लेट्स से कि XYZ पार्टी से और वो ज्वाइन कर लेते हैं, चुने जाते हैं XYZ पार्टी से। उसके बाद MPLA बनने के बाद ये क्या करते हैं, पार्टी से रिज़ाइन देते हैं, सीट से रिज़ाइन नहीं देते, पार्टी से रिज़ाइन दे देते हैं, दूसरी पार्टी चूज़ कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से जो गड़बड़ी का सिस्टम बन गया था, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। यही कुछ जो है मोटा मोटी इसकी कहानी है। तो इसके अंदर कौन डिसीजन लेता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो दो के पास रहती है, एक तो हमारा स्पीकर हो गया, एक हमारा चेयरमैन हो गया। इनका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है। ठीक है, अपील, अब आप बोलेंगे अपील कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर हमारा जो कोर्ट है वो रिव्यू कर सकता है नहीं कर सकता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट जो है मोर और लेस 100% जो केसेस हैं उसके ऊपर अपना जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकता है। तो यही यहाँ पे है। वो कियोतो होलन केस के अंदर भी शायद यही कुछ डिसाइड हुआ था, और तो यहाँ पे नहीं लिख रखा कहाँ पे ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे स्टेट असेंबलीज के अंदर। तो ये हमारा हो गया क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन कौन करता है, कहाँ होता है। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं शेड्यूल 10 के अंदर, क्योंकि हमारा डिफेक्शन लॉ है शेड्यूल 10 में ही आता है। 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1985 के अंदर, जिसके अंदर एक एंटी डिफेक्शन जो बिल जो है वो पास हुआ था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल जो है उसको इंसर्ट कर दिया गया था। इसको इंसर्ट करने के पीछे जो है काफ़ी सारे एक्ट को अमेंड किया गया था, जैसे 101, 102, 190, 191, और ये सीट वाला हो गया और डिस्क्वालिफिकेशन वाला हो गया। ये सारी चीज़ मोटी मोटी है, बस आपको याद रखना है यहाँ पे 10th शेड्यूल 1985। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसके अंदर 10th शेड्यूल के अंदर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किसी MP को, किसी MLA को राज्यसभा में या लोकसभा में। या तो जो वो लेजिस्लेचर है वो अपनी मेंबरशिप से, पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप बोल रहा हूँ ना कि राज्यसभा की, गिव अप कर दे कि भाई बीजेपी से चुना गया हो और कांग्रेस में जाके मिल जाए चुनने के बाद, तो उसको डिफेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर जो है लेजिस्लेचर जो है वॉलंटरली ज्वाइन कर ले एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। वैसे दोनों एक ही वो है कि या तो अपनी पार्टी से गिव अप कर दे या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि गिव अप करेगा तो ज्वाइन करने के लिए करेगा। तो वही दोनों पॉइंट एक ही मोर और लेस वैसे हैं। या फिर एक विप दिया जाता है, आपको पता होगा विप क्या होता है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो जो विप दी जाती है, विप आपको ये तो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में जो पार्टी होती है, पार्टी का मान लीजिए मॉनिटर होता है विप। मॉनिटर क्या करता है कि भाई तुम्हें बैठना है चुपचाप, तो तुम्हें चुपचाप बैठना पड़ेगा। अगर उसके इंस्ट्रक्शन का वियोलेशन करते हैं तो वो टीचर को बता देता है, यहाँ पे वो स्पीकर को बता देगा और तुम्हारा वियोलेशन हो जाएगा। बस इतना सा याद रखो, ठीक है। सेम वैसे ही मॉनिटर जो विप होता है उसका कहना मानना पड़ेगा, वियोलेट करते हो तो तुम्हें डिफेक्ट कर दिया जाएगा। उसने बोला कि XYZ पार्टी को वोट देना तो देना ही पड़ेगा।
या फिर कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है, निर्दलीय जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भाई तुम तो निर्दलीय थे, तुमने कैसे बीजेपी ज्वाइन कर ली। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो टोट मारने का मेरा उद्देश्य नहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको, ताकि याद रहे कि कोई निर्दलीय जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर। आपको पता है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स, तो जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है वो अगर विद इन 6 मंथ 6 महीने से पहले जो है ज्वाइन कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो नहीं भैया, 10th शेड्यूल लग जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये सारी कंडीशन है 10th शेड्यूल के लिए, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए इनमें से एक को पूरा करना ज़रूरी है, और ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सेप्शन है इसके, बिल्कुल है एक्सेप्शन। अगर 2 पार्टी मर्ज हो जाती है तो मर्जर के केस के अंदर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है, 2/3 मेंबर मर्ज हो, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है, या फिर डिप्टी चेयरमैन हो गया, चेयरमैन की मौजूदगी में, अगर वो अपनी सदस्यता से, पार्टी की सदस्यता से बोल रहा हूँ, गिव अप कर दे, किसके लिए, क्योंकि उसको क्या बनना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है, स्पीकर बनना है। लेट्स से कि कोई इंडिविजुअल जो है जो हमारे ओम बिरला जी हो गए, ये किसी असेंबली से चुने गए, ठीक है। चुनने के बाद इन्होंने सोचा कि अब मेरे को तो स्पीकर बनना है, तो ये जो है रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। तो हमने देखा था कि रिज़ाइन वाले को तो भाई एंटी डिफेक्शन लग जाता है, गिव अप कर देता है तो वॉलंटरीली। लेकिन इस केस में यहाँ पे उनको एक्सेप्शंस है कि अगर वो पीओ बनना चाहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी, तो उनकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी से, वो गिव अप करने पे भी उनका जो सीट है वो जो है सीट से गिव अप करा है बेसिकली। तो सीट से नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से गिव अप करा है, तो पॉलिटिकल पार्टी से गिव अप करने पे भी उनकी जो सीट है वो नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है हर एक वोट देता है हमारे एमपी एमएलएस, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर उस विप को वियोलेट कर देते हैं, ठीक है, विप मतलब वही जो मॉनिटर हो गया, उसने आदेश दिया है कि इसको वोट करना है, यहाँ पे अगर उसको वियोलेट कर देते हैं, यहाँ पे अगर उसको नहीं मानते, तो भी ये जो है हमारे जो एमपी एमएलएज हैं इनके ऊपर विप वो नहीं लगेगा, 10 शेड्यूल नहीं लगेगा। किस किस में नहीं लगेगा, रिकॉल करो थोड़ा सा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाले केस में नहीं लगेगा, पीओ वाले केस में नहीं लगेगा, मर्जन वाले केस में नहीं लगेगा, सिर्फ 3 केसेस में यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डिबेट चल रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सारे कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये जो कोर्ट है क्या स्पीकर को डायरेक्शन दे सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर के अंदर कि भाई विद इन टाइम फ्रेम करो, ये ऐसा हो सकता है क्या? इसी के ऊपर जो है डिबेट चल रही है। तो कोर्ट कहता है कि कोर्ट जो है स्पीकर के इस मामले में जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन ये तो इंश्योर कर सकता है कि जो डिसीजन है वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में लिया जा सके, क्योंकि कोर्ट के पास भी पावर है आर्टिकल 142 की, ठीक है। तो देखा कहाँ से जो मैटर है घूम फिर के कहाँ पे आ गया, आर्टिकल 142 पे। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 142 के से ही रिलेटेड है, ट्राई करो इसको करने का, आई होप कि कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं, जकारेंडा। देखो ऐसी जो चीज़ें हैं न्यूज़पेपर के अंदर आती है और ऐसी ही चीज़ें जो हैं हमें अपने पेपर के अंदर भी देखने को मिलती है। जकारेंडा क्या चीज़ है, देखो अभी नीलगिरी के अंदर ये जकारेंडा जो हमारा ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला नील का जकारेंडा, ये इसने ब्लॉसम हुआ है, ब्लॉसम मतलब खिल गया है। तो अभी टाइम तो है नहीं इसका, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ गई या अभी से खिलने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई तुम्हारा जो मौसम है, क्लाइमेट चेंज जो है तेज़ी से हो रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में, इसके जकारेंडा के फीचर समझ लेते हैं। डेसिडुअस ट्री है। अब कई बच्चों को जो है डेसिडुअस ट्री को समझने में प्रॉब्लम आती है। डेसिडुअस ट्री मतलब जो पतझड़ वाले ट्री होते हैं उन्हें कहते हैं हम डेसिडुअस ट्री, ठीक है। कौन सी फैमिली का है, बिग्नोनियंसिस फैमिली का है ये, और जकारेंडा ऑक्टीफ्लोरीसिनोनियम है इसका, ठीक है। नेटिव कहाँ का है, इंडिया का नेटिव है क्या? नहीं, ये इंडिया का नेटिव नहीं है, ये ब्राज़ील हो गया या फिर नॉर्थन वेस्ट अर्जेंटीना हो गया। ब्राज़ील और अर्जेंटीना इन कंट्री का जो है नेटिव प्लांट है कौन सा हमारा, यही वाला जकारेंडा, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, गिटार बनाने के लिए यूज़ होता है या दवाइयों के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। जोग्राफिकल कंडीशन तो देख लो कहाँ पे है, ये हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। डेसिडुअस है, पर्णपाती जिसे कहते हैं, जो पतझड़ वाले जो आती है ना, वो वाले जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज़।
क्लाइमेट चेंज, जैसे अभी मैंने बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इसकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो रही है। इंडिकेटर स्पीशीज़ है, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज तेज़ी से हो रहा है। इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होते हैं? जिसकी मौजूदगी या फिर गैर मौजूदगी बता देती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है ठीक नहीं चल रहा है, उसे कहते हैं इंडिकेटर स्पीशीज़। जैसे हमारे बटरफ्लाई, ठीक है, अगर बटरफ्लाई है तो सारी चीज़ ठीक चल रही है वहाँ पे, ये क्या है? इंडिकेटर स्पीशीज़ है। अगर की स्टोन जितनी भी स्पीशीज़ होती है, जैसे हमारा शेर वगैरह हो गए, ये भी क्या है? हमारे इंडिकेटर स्पीशीज़ है। ये भी बताते हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो। थोड़े ये टफ हैं, आपके पेपर जैसे ही दे रखे हैं, तो ट्राई करो करने का। बाकी जो कल तो हम इसका आंसर देख ही लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेंटिनलीज। देखो, एक तो पहले भी अमेरिकन मारा गया था, आपको पता होगा, 2-3 साल पहले की बात है। अभी दूसरा फिर वहाँ पे जो है सेंटिनलीज आइलैंड के अंदर ट्राई कर रहा है ये घुसने के लिए। पुलिस ने पकड़ लिया, बचा लिया, लेकिन जेल में डाल दिया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। मैखिलियो विक्टोरिच प्लोवोका पोलियावोक, 24 साल का एक यूएस का नेशनल, यूएस का रहने वाला जो है, ये हमारा नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड है, जो कि प्रोहिबिटेड आइलैंड है, वहाँ पे जाना मना है। वहाँ पे जाके फोटोग्राफी वगैरह कर रहा था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, फोटो वगैरह खिंचवा रहा था वहाँ से। उससे पहले वो बार्तुंग आइलैंड भी गया था, जारवा ट्राइब हो गए, उससे भी मिल के आया था। तो ये यहाँ पे मैपिंग भी दे रखी है, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किधर की साइड है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार में हमारा सेंटिनलीज आइलैंड। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, सेंटिनलीज के बारे में। देखो, ये जो है निग्रोटो ट्राइब या फिर कह लीजिए प्री नियोलिथिक जो ट्राइब्स हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। रहते कहाँ पे हैं? नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड पे रहते हैं, एकदम अकेले रहते हैं। गवर्नमेंट ने इसके साथ टच भी जो है बंद कर रखा है। पहला जो इनके साथ कांटेक्ट हुआ था वो 1991 के अंदर हुआ था, किसका? इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। उसके बाद अभी देखा जाए तो उनकी जो जनगणना, तो उनका सेंसस तो होता नहीं है जैसे नेली, हमारा भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो इधर देखो 50 से लेकर 100 तक जो है इंडिविजुअल यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी भी ये जो हमारी सेंटिनलीज है, ये आदि मानवों की जगह जो तरह जो है हंटर एंड गैदरिंग करते हैं। पेड़ जो शाक सब्जियां होती हैं, फ्रूट वगैरह होते हैं पेड़ों से गिरे हुए, वो खाते हैं, जो है शिकार करके लाते हैं, वैसे टाइप का जो है इनका जीवन है। एग्रीकल्चर जो है नहीं करते। पीवीटीजी ट्राइब है हमारी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये पीवीटीजी के अंदर आते हैं। इस पीवीटीजी के अंदर और भी कौन सी वो जो वैरायटी आती है, एक अंडमानीज हो गए, ओंगे हो गए, जारवा हो गया, शोम्पेन हो गया, ये सारे कौन है? पीवीटीजी है। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कितने पीवीटीजी टोटल हमारे इंडिया के अंदर है। इसके ऊपर यूपीएससी सीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो था, इसी जो मैंने आपसे पूछा है उससे निकल सकता था कि हमारी इंडिया के अंदर कितनी पीवीटीजी ट्राइब है, ठीक है। अब अंडमान जो ये हमारा आइलैंड था नॉर्थ सेंटिनलीज, इसके अंदर जाने से मना तो कर रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है, लेकिन किस एक्ट के अंदर? वो जो एक्ट है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 1956 एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री है वो भी प्रोहिबिटेड है, फोटोग्राफी हो गई, फिल्मी हो गई, ये सारी चीज़ें भी क्या है? प्रोहिबिटेड है। और ये अगर कर ली तुमने, फ़ोटो खिंचवा ली वहाँ पे, तो क्या है? ये ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब जैसे कि चोरी करना एक ऑफेंस है, सिमिलर उस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन एनजेक टाइगर। देखो, ये जो हमारा एनजेक टाइगर है, ये बेसिकली जो इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गए, ऐसे टाइप का ये ऑपरेशन है। इसके अंदर जिस उसका यूज़ किया गया था, आईएनएस का यूज़ किया था, उसका नाम है आईएनएस तरकाश, ठीक है। तो इतनी ही बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट है। इसके अंदर नार्कोटिक्स वगैरह जो है वो पाया गया था, तो मेनली इसलिए इस रिपोर्ट को यहाँ पे लेके आया था मैं। ये क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो, देखो कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं मेक कैटेगरी। देखो, ये जो मेक कैटेगरी है, इसके बारे में ही आपने, मैं शायद मानता हूँ कि पहली बार सुना होगा। बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने एक सैंक्शन ऑर्डर साइन किया है, किसके साथ? एक प्राइवेट कंपनी कोयल के साथ, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि इंजन बनाएंगे वो नेवी का, और नेवी के इंजन बनाने में 50% जो है हमारा देसी जो पुर्जे होते हैं, इंडिजीनियस जो कंटेंट होता है, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। 6 मेगावाट मरीन डीजल इंजन बनाएंगे, और फॉल किसके अंदर करेगा? मेक 1 कैटेगरी के अंदर। तो ये क्या चीज़ है मेक कैटेगरी? मेक कैटेगरी क्या है? देखो, हमारे मोदी जी का डायलॉग, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ही एक कोर है क्या? मेक इनिशिएटिव,
एक हो गया हमारा मेक 1 और एक हो गया हमारा मेक 2। तो जो मेक 1 कैटेगरी के अंदर आते हैं जो प्रोजेक्ट, वो कौन से होते हैं, हमारे गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। जैसे कि हमारा ये किर्लोस्कर ऑयल इंजन जो प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा मेक 1 कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब क्या, गवर्नमेंट फंडेड है। और जो मेक 2 के अंदर आते हैं वो इंडस्ट्री फंडेड होते हैं। तो बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 5 है। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, मैक्सिमम चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे कल के क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ध्यान से, AQI कौन करता है, CPCB करता है, कल ये हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसीडर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ बुद्धा टीचिंग। देखो कल हमने शायद वो पंचशील वाला देखा था, पंचशील में प्रिंसिपल्स देखे थे, फिर हम बुद्धा पे आ गए थे, अब यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग दे रखी है। तो सबसे अर्लीस्ट और मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट है हमारा सुत्त पीटका, ठीक है, सुत्त पीटका है, मतलब हमारा सी यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे RBI से रिलेटेड है, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क, मतलब GDF से, ग्रीन है तो कहीं भी ग्रीन हो वहीं लगा दो, एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, यही है B, ठीक है। ऐसे ही जो है ऑप्शन देता है हमारा UPSC, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगाना होता है, हो जाता है। ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज का एडिटोरियल जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलेंगे।